पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10 का चैप्टर नंबर 1 केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो गाइस मैं पहले बता देती हूँ कि ये जो हमारी पूरी वीडियो है ये बेसिकली है, इसमें मोस्टली पढ़े केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस होती क्या है। तो गाइस अगर मैं बात करूँ केमिकल रिएक्शन क्या होती है तो बहुत से बच्चे कहेंगे कि दो केमिकल रिएक्ट करते हैं तो केमिकल रिएक्शन कहलाती है, पर इसकी एक पूरी डेफिनेशन है। तो ये पूरा जो केमिकल रिएक्शन है हमारा उस डेफिनेशन के ऊपर ही पूरी बनी है, ठीक है। तो केमिकल रिएक्शन क्या होता है, देखो केमिकल रिएक्शन, देखो केमिकल रिएक्शन क्या होता है, द ट्रांसफॉर्मेशन of chemical substances into a new chemical substances by breaking and making of bonds between different atoms is called chemical reaction। Guys, ये chemical reaction क्या कहती है, the transformation of chemical substances into a new chemical substances। मतलब मान लो हमारे पास कोई दो केमिकल दे रखे हैं A and B, ठीक है, इसकी अलग प्रॉपर्टी है, इसकी अलग प्रॉपर्टी है, ये दोनों कोई न्यू सब्सटेंस बनाते हैं C+P। मतलब वही बात होगी, देखो यहाँ पे कोई भी दो केमिकल सब्सटेंस है, ये कोई दो न्यू सब्सटेंस बना रहे हैं, तो ये जो हमारी पूरी इक्वेशन है क्या है, केमिकल रिएक्शन कहलाती है, ठीक है। इसमें बहुत सी अलग अलग प्रॉपर्टीज आगे आएंगे जो हम पढ़ेंगे अभी। तो इससे एक बात क्लियर हो जाती है कि हमारी जो ये होती है ना A एंड B, इसकी सारी प्रॉपर्टीज इस प्रॉपर्टी से अलग होती है। मतलब कि होते तो इसी के पार्ट एक तरह से, लेकिन इसकी प्रॉपर्टीज अलग होती है इससे। गाइस तो हमें केमिकल रिएक्शन पढ़ने से पहले एक चीज मैं आपको बता रही हूँ, आपने पिछले साल पढ़ा होगा केमिकल एंड फिजिकल चेंजेस। केमिकल चेंजेस क्या होती हैं, केमिकल चेंजेस होती हैं जो परमानेंट के लिए हो जाती हैं। जैसे कि देखो केमिकल चेंजेस परमानेंट होती है। जैसे कि हम इसमें एक एग्जांपल ले सकते हैं, मान लो हमारे पास एक पेपर था, मैंने उसे बर्न कर दिया, अब वो ऐश में है। कोई हमारे पास एक पेपर था, अब वो ऐश है पूरा, ठीक है। अब क्या मैं इस ऐश को इस पेपर में कन्वर्ट कर सकती हूँ? नहीं कर सकती, ये परमानेंट के लिए चेंज हो गया, और जो चेंज परमानेंट के लिए हो जाए वो केमिकल चेंज कहलाता है। और जैसे कि अगर हमारा फिजिकल चेंज देखा जाए, फिजिकल चेंज हमारा होता है टेम्पोरेरी के लिए। तो हमारा फिजिकल चेंज होता है वो टेम्पोरेरी होता है। इसमें हम एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे कि मान लो हमारा कोई पेपर है, वो वेट है पूरा, अब वो थोड़ी देर रहेगा इवेपोरेट हो जाएगा वाटर, तो पेपर वैसे का वैसे ही हो जाएगा। पेपर है कोई सा भी हमारा और वो वेट है, पूरी तरह से गीला है, तो वो धीरे थोड़ी देर अगर सूखेगा, ड्राई होएगा, इवेपोरेट हो जाएगा उसका सारा वाटर, फिर वापस हमें पेपर मिल जाएगा। तो दैट मीन्स ये टेम्पोरेरी चेंज। एक और एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे हमारे पास हमने कोई वाटर को बॉईल किया है, तो बॉईल करने के बाद हीट से सारा पानी जो एवापोरेट हो जाएगा, और जब वो कंडेंस होएगा, ठंडा होएगा, तो सारा जो स्टीम बनके हमारा पानी उड़ा था जितना भी, सारा कंडेंस होके वापस ड्रॉपलेट्स में चेंज हो जाएगा। तो मतलब जो भी चेंज टेम्पोरेरी होते हैं, फिजिकल चेंज जो होता है हमेशा टेम्पोरेरी होता है। अगर उसको एक चीज में चेंज करो तो वापस उसी चेंज में वापस आ सकता है। लेकिन जो हमारा केमिकल चेंज होता है, अगर उसको किसी भी चीज में चेंज कर देते हैं तो वापस हम उसे पहले वाली फॉर्म में वापस नहीं ला सकते हैं। ओके गाइस, ठीक है। तो आगे हम बढ़ते हैं अगले टॉपिक पे। जैसे कि अब हमारे पास फिजिकल चेंज हो गया, हमारा केमिकल चेंज, ये बात समझ आ गई, क्लियर होगी। अब देखो कोई भी अगर केमिकल रिएक्शन होती है, कोई भी अगर केमिकल रिएक्शन होती है तो हमें पता कैसे चलेगा कि केमिकल रिएक्शन हुई है उधर या नहीं हुई है। तो ये जो
केमिकल रिएक्शन होती है किस पे डिपेंड करती है? फिजिकल चेंज पे। मतलब अगर कोई भी दो हमारे पास सब्सटेंस है वो रिएक्ट करेंगे तो या तो उसका कलर चेंज होएगा, या टेम्परेचर चेंज होएगा, या प्रेसिपिटेशन होएगी उसमें, या उसका ऑर्डर चेंज होएगा। मतलब ये जो सारी चीजें है ना, ये सारी फिजिकल चेंजेस में आती हैं। तो अगर कोई भी हमारे पास केमिकल रिएक्शन होती है तो ये सारी उसमें चेंजेस हमें देखने को मिलती है। बाकी और भी होती हैं एक्सेट्रा, और भी होती हैं, और भी हो सकती हैं। तो मतलब फिजिकल चेंजेस पे दिखती है हमें। कोई भी अगर रिएक्शन हो रही है या तो उसका कलर चेंज होएगा, या उसका ऑर्डर चेंज होएगा, या उसका टेम्परेचर चेंज होएगा, या उसमें प्रेसिपिटेशन भी हो सकती है। तो ये सारी चीज इस पे डिपेंड करती है। ठीक है बच्चों, तो इसमें एक बात और याद रखनी है, जब भी हमारा फिजिकल चेंज होता है किसी भी चीज का, अगर हम फिजिकल चेंज करते हैं तो वो उसी की एग्जिस्टिंग फॉर्म में होता है। जैसे कि मान लो अगर हम वाटर का चेंज कर रहे हैं, मैंने मान लो वाटर को बॉईल किया, तो वो किस में चेंज होएगा? या तो लिक्विड में चेंज होएगा, या गैस में, आई मीन स्टीम में, या फिर आइस में। मतलब उसकी एग्जिस्टिंग फॉर्म में चेंज होएगा। वाटर की 3 एग्जिस्टिंग फॉर्म होती है, वो उन तीनों में से किसी एक में ही चेंज होएगा। लेकिन अगर केमिकल चेंज कभी होता है, केमिकल चेंज अगर कभी होता है तो वो अपनी एग्जिस्टिंग फॉर्म में नहीं होता है। मतलब उसकी एग्जिस्टिंग फॉर्म में उसका चेंज नहीं होएगा, वो एक न्यू सब्सटेंस बनाता है। जब भी केमिकल चेंज अगर होता है तो एक न्यू चेंज होता है, मतलब न्यू सब्सटेंस बनाता है। ऑलवेज, हमेशा ऐसा होता है। ठीक है, जो केमिकल रिएक्शन हो गया, अब हम बात करते हैं केमिकल इक्वेशंस की। ठीक है, आई होप केमिकल रिएक्शन आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अब बच्चों देखो केमिकल इक्वेशन क्या होता है? द रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन by their symbols or in the form of formulae is called chemical equation. Okay guys, तो यहाँ पर क्या कह रही है? The representation of chemical reaction by their symbols in the form of formulae is called chemical equation. अब यहाँ पे देखो सिंबल्स क्या है, जैसे कि हमारे पास सोडियम का क्या होता है Na, हीलियम का He, वो सिंबल्स है यहाँ पे सारे। तो बोले कोई सी भी अगर हमारे पास केमिकल रिएक्शन है उसको सिंबल्स में और उसके फॉर्मूले के थ्रू रिप्रेजेंट करना क्या कहलाता है? केमिकल इक्वेशंस। इसके लिए हम एग्जांपल ले सकते हैं, सोडियम प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड makes sodium chloride plus hydrogen is released. ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे देखो ये पूरी एक रिएक्शन है, सोडियम प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड मेक सोडियम क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन। ठीक है, तो कह रहा है कि केमिकल इक्वेशन एक ऐसी इक्वेशन होती है जिसमें हमारे पूरी रिएक्शन को इसके सिंबल्स और इसके फॉर्मूले के थ्रू रिप्रेजेंट किया जाए। ठीक है, सोडियम का सिंबल क्या होता है? Na। हाइड्रोक्लोरिक एसिड का सिंबल होता है HCl। मेक्स सोडियम क्लोराइड का होता है सिंबल NaCl प्लस हाइड्रोजन H2 इज रिलीज्ड। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे ये होती है हमारी एक से पूरी केमिकल इक्वेशन की फॉर्म। इसमें आगे पढ़ोगे आप एक ये सारी गैसेस, स्टेट, लिक्विड, ये सारे होते हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस, कौन कौन से फॉर्म में सारी निकली है। ठीक है, ये पूरी होती है एक तरह से, ये होती है हमारी केमिकल इक्वेशन की फॉर्म। तो बच्चों बात करते हैं केमिकल इक्वेशन पूरी बनती कैसे, इसको सॉल्व कैसे करें, रिप्रेजेंट कैसे करें। गाइस इसमें देखो यहाँ पे हमारे जो एरो होता है इज इक्वल का साइन होता है, इसके जो लेफ्ट साइड हमारे पास होता है ये होता है रिएक्टेंट। ये जो पूरा लेफ्ट साइड का पोर्शन है ये होता है रिएक्टेंट्स। ठीक है, और ये जो हमारा पूरा राइट साइड का प्रोडक्ट होता है ये होता है हमारा प्रोडक्ट्स।
प्रोडक्ट, मतलब कि टू रिएक्टेंट्स, टू या मोर जितने भी रिएक्टेंट्स हैं ये आपस में रिएक्ट करके ये प्रोडक्ट्स बनाते हैं। ठीक है, इसको ऐसे याद कर लो कि मतलब कि रिएक्ट करते हैं तो रिएक्टेंट्स है और ये प्रोडक्ट बनाते हैं तो ये सारे प्रोडक्ट्स हो गए। सो गाइस अब देखते हैं कुछ एग्जांपल्स। जैसे कि फर्स्ट एग्जांपल है कार्बन प्लस ऑक्सीजन मेक्स कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन का फॉर्मूला होता है, सिंबल होता है C, प्लस ऑक्सीजन का O2 मेक्स कार्बन डाइऑक्साइड का होता है CO2। ये देखो CO2, कार्बन ऑक्सीजन में क्या बनाते हैं कार्बन डाइऑक्साइड CO2। सेकंड बोल रहे हैं हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन मेक्स वाटर। हाइड्रोजन H2 प्लस ऑक्सीजन O2 मेक्स वाटर। वाटर का फॉर्मूला होता है H2O। ठीक है, ये हमारे रिएक्टेंट्स है, ये आपस में रिएक्ट करके प्रोडक्ट बनाते हैं। यहाँ पे भी 2 या 3 फॉर्म जितनी भी हो सकती हैं। ठीक है, थर्ड है हमारे पास जिंक प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड मेक्स जिंक क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन। जिंक का सिंबल होता है Zn प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड का सिंबल होता है HCl मेक्स जिंक क्लोराइड ZnCl2। जिंक क्लोराइड का फॉर्मूला होता है ZnCl2 प्लस हाइड्रोजन का सिंबल होता है H2। देखो यहाँ पे हमारा जिंक प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसमें बनाया था जिंक क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन। यहाँ पे जो हमारा फॉर्मूला आया है जिंक क्लोराइड, जो सिंगल सिंगल होते हैं सिंबल होते हैं और ये पूरा फॉर्मूला है जिंक क्लोराइड। अभी कोई से भी अगर हमारे पास फॉर्मूले बनते हैं, इन फॉर्मूले की रिप्रेजेंटेशन का भी एक तरीका होता है। ठीक है, जैसे कि ZnCl2 ये फॉर्मूला बना कैसे एक तरह से, बाकी हम आगे बैलेंस करेंगे तो बैलेंसिंग से समझ आ जाएगा। लेकिन जब हम देखेंगे कि फॉर्मूला आया कहाँ से है, देखो जैसे कि जिंक का हमारा एटॉमिक नंबर होता है 30। ठीक है, इसकी वैलेंसी आपने पढ़ी होगी, आउटर मोस्ट शेल में जितने भी इलेक्ट्रॉन बच जाते हैं वो वैलेंसी होती है उसकी। ठीक है, इसकी वैलेंसी होती है 2 और ये क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 70। इसकी वैलेंसी भी कितनी होती है 1। इसको सिर्फ इसके 17 होते हैं, आउटर मोस्ट में इसके कितने होते हैं 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 1 चाहिए होते हैं, तो इसकी वैलेंसी कितनी होती है 1। ठीक है बच्चों, अब देखो Zn प्लस Cl, Zn के नीचे इसकी वैलेंसी लिखेंगे हम 2, Cl के नीचे इसकी वैलेंसी 1। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, देखो ZnCl। आप गाइस देखोगे जितने भी फॉर्मूले अगर आपको ऐसे मिलते हैं, आप हर एक में अप्लाई करके देख लो, हर एक में चलता है ये रूल, हर एक में होता है, सारे फॉर्मूले ऐसे ही बनते हैं। अगर आपको कंफ्यूजन हो ना कि हाँ भाई ये फॉर्मूले में यहाँ पे 2 लगेगी 3 है क्या है, अगर बैलेंसिंग नहीं हो पाती है, आगे पढ़ेंगे बैलेंसिंग का, अगर वो नहीं हो पाती है, अगर आपको फॉर्मूले में प्रॉब्लम होती है तो ये वाला आप यूज कर सकते हो। ठीक है, जैसे एक और देख सकते हैं MgCl2। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है 12, आउटर मोस्ट में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वैलेंसी होगी इसकी 2। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17, आउटर मोस्ट में इसके 7 होते हैं, 1 चाहिए होता है इसे, वैलेंस हो गया 1। ठीक है, इसे हम वही प्रोसेस करेंगे Mg, इसके नीचे इसकी वैलेंसी 2, क्लोरीन Cl, इसकी वैलेंसी 1 है 1, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कितना आएगा फिर Mg, 1 से करेंगे तो MgCl2। तो बच्चों अब देखते हैं आगे कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं, इससे आपको पूरी रिवीजन हो जाएगी जितना हमने अभी तक पढ़ा है। तो फर्स्ट क्या कह रहे हैं, कैल्शियम कार्बोनेट मेक्स कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला होता है CaCO3। कैल्शियम कार्बोनेट मेक्स कैल्शियम ऑक्साइड का फॉर्मूला होता है CaO प्लस कार्बन डाइऑक्साइड CO2। ठीक है, सेकेंड बोल रहे हैं मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन। मैग्नीशियम का फॉर्मूला होता है Mg प्लस ऑक्सीजन O2 मेक्स मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO
ठीक है गाइस। थर्ड बोल रहे हैं जिंक प्लस फेरस सल्फेट मेक्स जिंक सल्फेट प्लस आयरन। जिंक का सिंबल होता है Zn प्लस फेरस सल्फेट FeSO4 मेक्स जिंक सल्फेट ZnSO4 प्लस आयरन मीन्स Fe। ओके गाइस, ये तो इजी था, इसमें तो हमें पहले दे ही रखे होते हैं, रिएक्शन हमें दे रखी होती है, बस हमें इसकी इक्वेशन बनानी होती है। ठीक है, रिएक्शन दे रखी होती है ऑलरेडी, बस इक्वेशन बनानी होती है इसके सिंपल और फॉर्मूले से। तो अब हम पढ़ेंगे ऐसे जिसकी सिर्फ हमारे पास रिएक्टेंट्स दिया होगा, ठीक है, उसका हमें प्रोडक्ट निकालना होगा। हम देखते हैं केमिकल इक्वेशन को टोटली कैसे सॉल्व करें। जैसे सपोज करो हमारे पास एक एग्जांपल है ZnCl2 प्लस PaSO4 दैट मीन्स जिंक क्लोराइड प्लस बेरियम सल्फेट। Ba बेरियम का सिंबल होता है, बेरियम सल्फेट। अब हमें देखो इसका कोई रिएक्शन नहीं दे रखा है, हमें इसकी खुद इक्वेशन बनानी है। ठीक है, इसमें क्या होता है देखो Zn फर्स्ट वाला जो हमारा रिएक्टेंट होता है ये लास्ट वाले से रिएक्ट करता है, और ये जो होता है हमारा सेकंड वाला जो होता है रिएक्टेंट ये फर्स्ट वाले से रिएक्ट करता है। ठीक है, तो अब लिख देते हैं इसी की तरह Zn ये किससे रिएक्ट कर रहे हैं SO4 से, SO4 प्लस अब देखो Cl2 किससे रिएक्ट कर रहे हैं Ba से, प्लस BaCl2। ठीक है, एक और एग्जांपल देख लेते हैं FeSO4 प्लस Cu। अब देखो गाइस इसमें सिर्फ एक ही है, ऐसे हमारे फॉर्मूले होते थे दो, इसमें हमारे पास एक तो फॉर्मूला दे रखा है और एक सिंबल दे रखा है। तो अब हम क्या करेंगे, ये SO4 जो हमारे पास सॉल्यूशन है इसको इस सब्सटेंस से रिएक्ट करवाएंगे, दैट मींस CuSO4 प्लस Fe अकेला बच गया था तो Fe ऐसे वैसे आ जाएगा। ठीक है, एक और देखते हैं K2O प्लस HCl में K2O मीन्स पोटेशियम ऑक्साइड प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये क्या बनाएगा KCl के जो पोटेशियम है ये क्लोराइड से रिएक्ट कर देगा, KCl पोटेशियम क्लोराइड बनाएगा प्लस H2O 2 लगेगा, ये आगे बैलेंस से हम सीखेंगे। ठीक है, यहाँ पे आएगा H2O। तो गाइस जो केमिकल इक्वेशन है बिल्कुल इजी है। देखो जैसे कि मैंने भी आपको पहले बताया था, ये जो फर्स्ट रिएक्टेंट है इसको लास्ट रिएक्टेंट के सेकंड वाले से करना है, इसकी Zn को हमने SO4 से किया, फिर इस सेकंड वाले को इस फर्स्ट से करना है। ठीक है, अगर हमारे पास सिंगल है यहाँ पे तो ये जो हमारा सॉल्यूशन है जिसकी SO4 ये जो सल्फेट है ये हमारा सॉल्यूशन है। ठीक है, तो इस सॉल्यूशन को हम नेक्स्ट वाला जो हमारे पास सब्सटेंस है उससे रिएक्ट होएगा और अलग ये जो हमारे पास जो बचेगा वो अलग है, प्लस में अलग से लिखेगा। ठीक है गाइस, तो अगली वीडियो में पढ़ेंगे बैलेंसिंग इक्वेशन कि इन इक्वेशंस को बैलेंस कैसे किया जाए। ठीक है, तब तक पढ़ते रहिए, अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। ओके बाय। सो गाइस, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर करना, और हाँ अगर आप हमारे इस चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना और साथ में बेल आइकन भी ज़रूर ऑन कर देना ताकि हमारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको तुरंत ही मिलती रहे।